सपने, चाहत, ज़िंदगी, आदत, यह रोज़ एक दूसरे से उलझती है। कभी मायूस होती है तो कभी मुस्कुराती है तो कभी बस सब कुछ छोड़ने पर मजबूर करती है। उलझे रहते हैं हम लंबे वक्त तक खुद में ही, बिना एक बार भी ये सोचे कि क्या इससे कुछ मिलेगा भी। तो आज की ये हमारी कहानी कुछ ऐसे ही होने वाली है। ज़िंदगी, चाहत, सपने, आदत, इन सब से ही लड़ते झगड़ते और खुद में ही उलझते हुए कुछ सवाल पूछने वाली है। वो सवाल जो अक्सर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पूछना या सुनना भूल जाते हैं। तो चलिए इन सवालों को ही आज जानते हैं, जब दो शख्स जो बिल्कुल एक दूसरे से जुदा हैं आपस में टकराते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिस ऑफ टेल्स विद आत्रेय। चलो कहानियाँ सुने। तो आज की ये कहानी है अर्नव और ईशान की, जो है तो एक दूसरे से पूरी तरीके से जुदा, पर जब एक दूसरे से टकराए तो लगा क्या अब हो सकते हैं एक दूसरे से जुदा। तो चलिए देखते हैं एक दूसरे से टकराने से लेकर एक दूसरे से ना जुदा होने तक आखिरी रिश्ता कैसे इतना आगे बढ़ा। तो चलिए चलते हैं एक और कहानी के सफ़र पर, जिसका नाम है क्या तय था हमारा मिलना। अब ये कहानी भी हमारे ही परिवार में से किसी सदस्य ने मेरे पास भेजी है। अब उनका नाम तो अनोनिमस है, क्योंकि वो अपना नाम शायद साझा करने में उतना कंफर्टेबल नहीं है, बट इट्स ओके। राइटिंग अपने आप में एक पहचान होती है और उनकी लिखावट आप तक पहुंच ही रही है। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको उनकी ये लिखावट कैसी लगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को, जो लिखी है अनोनिमस ने। कहानी शुरू होती है एक बिखरे हुए से कमरे के साथ और घड़ी में बजते हुए लगातार अलार्म के साथ। एक शख्स हड़बड़ा कर बिस्तर से उठता है और जैसे ही वो बिस्तर से उठा और घड़ी पर उसकी निगाह गई, वो लिटरली चीख पड़ा। उसने कहा, शिट, माय गॉड डैम, इतना लेट कैसे हो सकता हूँ मैं। ये कहते हुए अपने बिस्तर से कूदता है और लगभग गिरता गिरता बचता है। पर अभी उसे इस बात की फिक्र नहीं थी, क्योंकि अभी उसे जल्द से जल्द ऑफिस भागना था, क्योंकि वो लेट हो चुका था। और अगर अभी उसने एक क्विक शावर नहीं लिया तो और कितना लेट होगा उसे नहीं पता। इसीलिए एक जोरदार आवाज़ आती है बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने की। वहीं दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा खुलता है एंड वहाँ एक शख्स कम्प्लीटली अपने ऑफिस आउटफिट में तैयार हो चुका था। उसने अपने शर्ट के बटन को अच्छे से बटन किया, अपनी टाई को लगाया एंड आखिरी बार अपने आप को आईने में देखकर वो अपने ऑफिस बैग को लेकर जैसे बाहर निकलने ही वाला था कि सामने एक शख्स उसका ऑलरेडी खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था। अर्नव ने एक गहरी सांस ली। ये कुछ नया नहीं था। सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ खड़ी हुई थी। मीरा ने आज के अखबार को अपने हाथों में अच्छे से मोड़ा एंड देन अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, क्या जो कल रात को बात की थी तुम्हें समझ आई थी ना। अर्नव ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ अभी सुबह हुई है, क्या ये बात करना ज़रूरी। तभी मीरा ने कहा, ज़रूरी? ऑफ कोर्स बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। एंड वैसे भी तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हो। मैं पिछले एक हफ्ते से तुमसे लगातार ये कह रही हूँ, पर नहीं, तुम्हें जैसे कुछ बोलना ही नहीं है। ऐसे काम नहीं चलता है अर्नव। ये कहते हुए मीरा लगातार बोले जा रही थी और अर्नव अब अपने कमरे से कॉरिडोर से होता हुआ फाइनली अपने डाइनिंग एरिया में आ गया था, कि जहाँ वो एटलीस्ट कुछ खा सके। पर वहाँ भी एक और शख्स उसका इंतज़ार कर रहा था एंड वो कोई और नहीं बल्कि अर्नव की ही बहन राधा थी। राधा ने अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, हाय अर्नव, व्हाट्सअप। खैर, इस चीज़ का जवाब अगर अर्नव दे पाता तो बेहतर होता, क्योंकि जवाब तो शायद मीरा देने वाली थी। मीरा ने वहीं बैठते हुए कहा, व्हाट्सअप क्या, सब कुछ बेकार है, बकवास है, ये लड़का मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैं इससे लगातार कह रही हूँ कि कुछ कर, पर डैम, ये भी सिर्फ अपने बाप की तरह है, जो अपनी ही दुनिया में बस मशगूल रहता है। कोई परवाह ही नहीं है इसे हमारे परिवार की। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसके कंधों पर, और इस परिवार की भी जिम्मेदारी है इसके कंधों पर, क्योंकि ये अब एक अर्निंग हेड है। तुम्हें समझ में आ रहा है अर्नव। ये कहते हुए मीरा ने एक बार फिर से झुलझुलाते हुए अर्नव की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ अर्नव एक बार फिर से उसी स्थिति में पहुंच गया था जहां उसे इस घर में रुकना जैसे फिर से मुश्किल होने लगा। इसीलिए वो बिना नाश्ता किए ही डाइनिंग टेबल से उठ गया था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही श्रुति ने देखा, उसने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, हे कम ऑन, नाश्ता तो करो, कहाँ जा रहे हो। पर श्रुति की बात को कम्प्लीटली नज़रअंदाज करते हुए अर्नव ने अपनी माँ की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ।
मुझे अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पता है और जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, पर शायद आप सुनना ही नहीं चाहती। जो जैसा है बहुत बेहतर है और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई कमी हो रही हो या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही हो और वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ या आप अफोर्ड नहीं कर पा रही हो। मैंने अपने ऑलरेडी सारे कार्ड्स आप लोगों को दे रखे हैं, आप जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो आप कह रही हैं वो नहीं हो सकता। मीरा ने एकदम से तिलतिलाते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? हाँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? ऑफिस में प्रमोशन का चांस बार बार नहीं मिलता और तुम्हें तो वैसे भी प्रमोशन लेने के बारे में अब सोचना चाहिए। इतना वक्त हो गया है तुम्हें उसी पोस्ट पर काम करते करते। अर्णव ने कहा, हो रियली? तो आपको ये पता है कि मुझे एक बहुत लंबा वक्त हो गया उस पोस्ट पर काम करते करते? तो क्या आपको ये नहीं पता कि जिस पोस्ट पर मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पर मैं अपना पूरा दिन दे देता हूँ? मुझे 1 मिनट की फुर्सत तक नहीं मिलती खुद के लिए, वक्त निकालने के लिए, सांस लेने के लिए। डैम, मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। और अगर मैंने प्रमोशन ले लिया ना तो जो थोड़ा बहुत समय मिलता है ना मुझे घर आकर सोने का भी, वो भी नहीं मिलेगा। क्या आप ये चाहती हैं? अर्णव की इस बात पर मीरा ने घूर कर अर्णव की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं यही चाहती हूँ। एक पल के लिए अर्णव जैसे शॉक हो गया था। एक मिनट, क्या कहा उसकी माँ ने? तभी मीरा ने कहा, हाँ मैं यही चाहती हूँ कि मेरा परिवार और ज़्यादा फूले फले। अभी मानो किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है, पर तुम जानते हो ना तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है, कल को बच्चा आएगा, जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी, मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, मुझे उसका ख्याल रखना होगा, उस बच्चे का ख्याल रखना होगा। तो उसके बारे में क्या? हाँ, अभी माना कोई कमी नहीं हो रही है, लेकिन जब तीसरा इंसान घर के अंदर आ जाएगा तो कमी तो होगी ही ना। तब तुम क्या करोगे? तुम, मैं, श्रुति, उसका आने वाला बच्चा, हम लोग पैसों के इंतजार में बैठे रहेंगे और तुम सिर्फ ये बहाना बना दोगे कि अब प्रमोशन का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब तक टाइम बचेगा ही नहीं प्रमोशन का, कोई और लेकर प्रमोशन चला जाएगा। और तुम, ये कहते हुए मीरा सच में अर्णव के ऊपर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ श्रुति ने एक गहरी सांस लेकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन माँ, प्लीज़ चुप हो जाइए। तो वैसे ही कल रात से मेरा मूड बहुत ख़राब है, मुझे गैस हो रही है और अब आप लोग क्या ये सुबह शुरू हो गया? सीरियसली मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ बस चुप कीजिए, शांत हो जाइए। ये कहते हुए श्रुति ने मीरा की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ मीरा ने जैसे वापस अर्णव की तरफ देखते हुए कहा, सुना ना तुमने? सुना ना, उसके पेट में दर्द हो रहा है। इसका मतलब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, चेकअप करवाना पड़ेगा कि ये दर्द क्यों हो रहा है। श्रुति ने कहा, माँ ये नॉर्मल है, गैस। तभी मीरा ने कहा, चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम तुम्हारे ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे? और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और कोई बहस भी नहीं करना चाहती। जो मैंने कहा है उस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लो। हमें पैसों की ज़रूरत है और तुम्हें प्रमोशन की, तो जाकर अपने ऑफिस में बात करो और जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करो। हमें प्रमोशन चाहिए। ये कहते हुए मीरा ने जैसे अपना फरमान सुना दिया था और उसके बाद अर्णव को उसके हाल पर छोड़ते हुए ही और बिना ये जाने कि उसे क्या महसूस हो रहा है, वो बस सिर्फ श्रुति की तरफ बढ़ जाती है। और वही दूसरी तरफ श्रुति सिर्फ अपने पेट पर हाथ रखकर शायद एक नज़र अर्णव की तरफ देख रही थी और एक नज़र अपनी माँ की तरफ। ये कुछ नया नहीं है, इस घर के अंदर इस तरीके के काय कलेश लगभग रोज़ की कहानी है। दोनों के बीच की बहस भी कोई नई नहीं है, पर अब श्रुति धीरे धीरे देख रही है कि अर्णव चुप होता जा रहा है। अब वो पहले की तरह यहाँ घर में ज़्यादा रुकता भी नहीं है और अपनी माँ के साथ भी वो बहुत हद तक ही जब उसके सर के पार हो जाता है तभी जवाबदेही करता है, वरना वो यही करता है। अपना बैग उठाता है, अपनी कार की चाबी वहाँ जहाँ बड़ा सा शेल्फ है जिसके अंदर अनगिनत ट्रॉफीज़ लगी हुई हैं, एंड डेफिनेटली ट्रॉफीज़ किसी और की नहीं, अर्णव की ही हैं, जिसे एक वक्त पर उसकी माँ किसी पोजेशन की तरह देखती थी, पर आजकल उन पर धूल लगी हुई है और उसकी माँ का ध्यान नहीं है, क्योंकि अभी उसकी माँ का ध्यान किसी और ही ट्रॉफी पर है और उस ट्रॉफी का नाम है प्रमोशन। अर्णव को प्रमोशन लेना होगा ऑफिस के अंदर। एक और डिमांड, एक और बात और एक और सपना मीरा का अपने बेटे के लिए। बचपन से यही तो होता आ रहा है। मीरा एक गोल सेट कर देती है अर्णव के लिए, एक सपना देखना शुरू कर देती है और अर्णव किसी रेस के घोड़े की तरह सिर्फ उस सपने को पूरा करने के लिए, अपनी माँ को खुश करने के लिए उसमें दौड़ पड़ता है। पर क्या कभी उसकी माँ खुश होंगी? ये बात जैसे धीरे धीरे कर अर्णव को समझ आने लगी और वो ये समझ गया कि उसकी माँ कभी एक सपने से खुश हो ही नहीं सकती। अर्णव की किसी एक कामयाबी पर वो रुक ही नहीं सकती। उसे तो बस अर्णव को भागते हुए देखना पसंद है। शायद यही उनकी जीत है, यही उनका प्यार करने का तरीका। अर्णव नहीं जानता और वो जानना भी नहीं चाहता। आजकल वो इन सब चीज़ों से थक चुका है। वो सच में अपनी इस भागती दौड़ती और हद से ज़्यादा हताश ज़िंदगी से थक चुका है। वो बस एक गहरी सांस चाहता है, एक ऐसी जगह सांस जहाँ उसे सुकून मिले। सुकून बहुत महंगा है अर्णव के लिए, ये बहुत ज़्यादा।
अपने घर का दरवाज़ा जैसे ही उसने बंद किया, सामने एक शख्स जैसे मुस्कुराता हुआ उसका ही इंतज़ार कर रहा था। वो कोई और नहीं, अर्नब का इस कॉलोनी का बेस्ट फ्रेंड समय था। समय ने अर्नब की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाते हुए कहा, क्यों डूड, क्या हुआ, आज फिर से आंटी के साथ? ये कहते हुए वो हल्के से अपने हाथ की बुक को हिला रहा था और अर्नब उसको नज़रअंदाज करता हुआ जैसे आगे बढ़ने लगा। समय ने तुरंत अर्नब की तरफ दौड़ लगाते हुए कहा, हे क्या हुआ डूड, मैं इतने दिनों के बाद तुझसे मिल रहा हूँ और तू मुँह फुलाकर जा रहा है। अर्नब ने वहीं लिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए कहा, अब तुझे मेरी क्या ज़रूरत है? हाँ, लास्ट टाइम जब ट्रिप पर गया था तब तुझे मेरा ख्याल नहीं आया कि एक बार पूछ लूँ? समय ने मुंह बनाते हुए कहा, पूछ लूँ? क्या पूछना था? तेरी तो इतनी बिजी लाइफ है ना, तो सुबह से शाम तक दिखता तक नहीं है, और ऊपर से आंटी, अगर वो मुझे और तुझे बात करते हुए देख लेती, ना भाई ना, मैं ये रिस्क नहीं चाहता। मैं अपनी माँ से शिकायत दिलवाना नहीं चाहता। आंट का क्या भरोसा, मेरे घर पर शिकायत लेकर आ जाए तो, बचपन की तरह। ये कहते हुए समय तो एक जोक मारता है, पर अर्नब को वो बिल्कुल भी फनी नहीं लगता। फाइनली दोनों दोस्त बातें करते हुए लिफ्ट के अंदर शामिल हो गए थे। समय ने अर्नब की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, इस बार किस बात का झगड़ा है? अर्नब ने कहा, तुझे तो पता है ना, छोड़ यार, वही पुरानी बातें हैं। समय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आंट फिर से फोर्स कर रही हैं? इस बार कोई और सपना देख लिया है क्या उन्होंने? जैसे ही समय ने ये कहा, अर्नब ने घूर कर समय की तरफ देखा। हर समय जैसे हंस जाता है। अच्छा, तो शायद प्रमोशन वाले पर ही अटकी हुई है अभी, क्योंकि तेरा प्रमोशन हुआ नहीं है और आंट जब तक तू हासिल ना कर ले कोई चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। तो प्रमोशन ले लेना, फिर क्या दिक्कत है? इससे लाइफ और ज़्यादा बेटर ही हो जाएगी। और वैसे भी आजकल पैसा जितना ज़्यादा हो उतना पैसे पहले समय कुछ ही बोल पाता। अर्नब ने एक जैसे झुलझुलाते हुए जवाब दिया, प्रमोशन ले लूँ? हाँ ठीक है, एक काम कर, तू और माँ दोनों मेरी जान ले लो मिलकर। मेरी जान ले लो, जब तुम दोनों को सुकून मिल जाएगा। प्रमोशन ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। डैम इट, मैं भी इंसान हूँ। जैसा तेरा मन करता है ना घूमने फिरने का और सांस लेने का, आए दिन तू ट्रिप पर चला जाता है, मेरा भी मन करता है। क्या मुझे इतना हक नहीं है एक ट्रिप पर जाने का? क्या मुझे हक नहीं है? तूने आखिरी बार मुझे कब घूमते हुए देखा था? हाँ, आखिरी बार तूने कब मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए देखा था? बता। ये कहते हुए अर्नब समय की तरफ देखने लगा। इन समय चुप हो जाता है, क्योंकि जहाँ तक समय याद कर पा रहा था, उसे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार उसने अर्नब को कब इस तरीके से। तभी समय ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। अर्नब ने कहा, हाँ यही तो दिक्कत है कि कोई समझ ही नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता मुझे। सिर्फ जो आता है वो बस समझा कर चला जाता है। तो एक काम कर, ये किताब रख और इसे पढ़ और मुझे जाने दे। ये कहते हुए फाइनली लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और अर्नब बिना समय की कोई बात का जवाब दिए हुए बस अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। और अगले ही सेकंड वो कार स्टार्ट करता है, गहरी सांस लेता है, एक्सीलेटर पर पैर रखता है और अर्नब की गाड़ी निकल चुकी थी उसके ऑफिस के लिए। एक घुटन से दूसरी घुटन की तरफ। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स कंप्लीटली हड़बड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसे देखकर शायद ही कोई ये कह सकता हो कि वो ऑफिस जा रहा है, पर वो ऑफिस ही जा रहा था। खैर, ऑफिस जाने के लिए ऑफिस का बैग तो लगता है ना, और ईशान को पता नहीं कि उसने अपना बैग कहाँ पटका था, इसीलिए उसने सीढ़ी से लगभग धड़धड़ाते हुए उतरते हुए आवाज़ लगाते हुए कहा, माँ मेरा बैग। पर मरना बंद कर दे, खून से लव लेटर लिखना बंद कर दे, क्या आप ये चाहते हैं डैड? ये कहते हुए एक्स्ट्रा ड्रामेटिक ईशान बस शुरू हो गया था और मिस्टर सोलंकी जैसे जोर से हंस जाते हैं। उनकी आवाज़ और उनकी हंसी सुनकर फाइनली मिसेस सोलंकी भी किचन से बाहर आ गई थी। उनके हाथ में ट्रे थी जिन्हें उन्होंने वहीं टेबल पर संभाल कर रखा। फिर अपने जिगर के टुकड़े अपने इकलौते बेटे को बड़ा मन भर कर देखा। फिर उसके माथे को चूमते हुए कहा, क्या तू भी मजाक करते करते थकता नहीं है? चल अब अपना नाश्ता कर, मैं तेरा बैग लेकर आती हूँ। जैसे ही मिसेस सोलंकी आगे जाने वाली थी, अगले सेकंड ईशान ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उन्हें अपनी तरफ खींचा और दैन उनके माथे को चूमते हुए कहा, क्या माँ, कहा था ना बराबरी की डील होगी,
दोनों एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करेंगे और डैड को जलाएंगे। बाय द वे, गुड मॉर्निंग माय स्वीट मदर। ये कहते हुए ईशान अपनी माँ को बहुत सारा प्यार करता है, जैसे कि वो हर रोज़ करता है। और एक बार फिर से मिसेस सोलंकी जैसे ब्लश कर जाती हैं। उन्होंने हल्के से ईशान को पुश करते हुए कहा, बस बस, बटर बहुत महंगा हो रहा है और वैसे भी मैं डाइट पर हूँ, नाश्ता कर, मैं तेरा बैग लेकर आती हूँ। ये कहते हुए फाइनली मिसेस सोलंकी या फिर कहा जाए स्मिता, इस घर की जान, ईशान का बैग लेने के लिए चली ही जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशान बस मुस्कुरा कर टेबल पर बैठ गया था। एंड देन उसने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, सो व्हाट्सअप डैड, क्या है आज की खबर? उसके डैड ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच में इसमें जानने में इंटरेस्टेड हो? ईशान ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, बोरिंग लगती है मुझे ये सब कुछ। आई मीन सीरियसली डैड। ये कहते हुए ईशान ने अपने मुंह में अपना सैंडविच रखा एंड देन अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, किसको इंटरेस्ट होगा किसी और की ज़िंदगी के बारे में जानने में? मतलब आप खुद सोच कर देखिए ना, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में जानूंगा या फिर किसी नेता की ज़िंदगी के बारे में कि उसने कौन सा करप्शन किया? एंड वैसे भी नेताओं का काम ही है करप्शन करना, और उसमें या तो टैक्स लगाना या फिर टैक्स हटाना, ये भी उनका एक काम है। और फिर सेलिब्रिटी, उनका काम है स्कैंडल करना, तो पूरा अखबार स्कैंडल से ही भरा हुआ होगा और मुझे इसे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिटरली डैड, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए ईशान जैसे मुंह बनाकर अपने डैड की तरफ देख रहा था और उनके डैड जैसे अपना सर हिला देते हैं। मिस्टर सोलंकी ने कहा, तुम और तुम्हारी बातें बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह हैं, जो आज तक मुझे समझ ही नहीं आती। जैसे ही मिस्टर सोलंकी ने ये कहा, एक स्मिता ने उनके पास खड़े होते हुए कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें समझ नहीं आती। एंड जैसे ही स्मिता की आवाज़ मिस्टर सोलंकी के कानों में जाती है, उन्होंने लिटरली से अपने जीभ को अपने दांतों में पीसते हुए कहा, शिट मैं तो गया। ईशान ने भी जैसे हंसते हुए कहा, यस डैड, अब तो आप गए। ये कहते हुए ईशान हंस रहा था और वहीं दूसरी तरफ उसके मॉम एंड डैड जैसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर चुके थे। पर ये एक प्यार वाली लड़ाई थी जिसे ईशान को देखना बहुत पसंद था, क्योंकि वो देख सकता था कि उसके मॉम एंड डैड एक दूसरे से चाहे कितनी भी बिकरिंग कर लें, लेकिन प्यार वो एक दूसरे से बेइंतहा करते हैं और उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं वो ईशान से। ईशान उनका जैसे एक आंखों का तारा है, उनका सारा सपना जैसे ईशान के अंदर ही बसता है और ईशान ये जानता है। इसीलिए वो भी अपने माँ पापा से बहुत प्यार करता है, बहुत मतलब बहुत। पर फिलहाल इस प्यार पर उसे ब्रेक लगाना होगा। इसीलिए ईशान अपना ब्रेकफास्ट अपने मुंह में च्यू करता हुआ उठता है, देन अपनी मॉम के पास जाता है, उनके हाथ से बैग लेता है, उनके गाल पर हल्के से किस कर उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, तो लव बर्ड्स, आप लोग अपनी फाइट करते रहिए, मुझे ऑफिस के लिए सच में बहुत देर हो रही है। एंड माँ, आपने बहुत 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 यम्मी ब्रेकफास्ट बनाया था, थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं चलता हूँ, बाय 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 डैड, बाय मॉम। ये कहते हुए उसने दोनों को बाय किया एंड देन वो बस हड़बड़ाता हुआ गेट की तरफ से निकल गया था। स्मिता कितनी ही आवाज़ लगाती रही, पर ईशान वो एक हवा की तरह है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सोलंकी ने स्मिता की तरफ देखते हुए कहा, अरे जाने दो ना, वैसे तो तुम्हारे शहजादे को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, पर इस बार वो ऑफिस में टिक गया है, लगता है उसे उसकी मंजिल मिल गई है। ये कहते हुए मिस्टर सोलंकी एक बार फिर से अपना अखबार खोलने वाले थे, तभी स्मिता ने इसे थोड़ा सा तंज कसते हुए कहा, अच्छा तो वो मेरा शहजादा है और तुम्हारा क्या है? कल देखा मैंने लैपटॉप पर तुम क्या सर्च कर रहे थे, उसके लिए ब्रांड न्यू मॉडल की कार जो वो चाहता है उसके बर्थडे पर, और मुझसे कह रहे हो कि वो मेरा शहजादा है, बल्कि तुम उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बस हर पल तैयार रहते हो। ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई इच्छा है जो उसकी आज तक तुमने पूरी ना की हो? इस बात पर मिस्टर सोलंकी जैसे हंस जाते हैं एंड देन उन्होंने स्मिता की तरफ देखते हुए कहा, अरे मेरी दो ही तो जान है, तुम और तुम्हारा बेटा, अब इन दोनों की ही ख्वाहिशें पूरी नहीं की तो मेरे रहने का फ़ायदा ही क्या? स्मिता ने कहा, क्या तुम भी, बस छोड़ो, मैं तुम्हारा लंच तैयार कर रही हूँ, ऑफिस निकलने के लिए तुम्हें भी देर हो रही है, पढ़ लिया हो तुमने अगर जगत का अखबार तो। ये कहते हुए स्मिता मुँह बनाती हुई किचन में चली जाती है एंड मिस्टर सोलंकी एक बार फिर से हंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशान अपनी फेवरेट स्पोर्ट बाइक पर बैठ गया था। ये बाइक उसे सबसे ज़्यादा प्यारी है, इसीलिए वो अपनी बाइक को किस करना भी नहीं भूलता। अगले सेकंड उसने हेलमेट लगाया, अपना पैर अपने एक्सीलेटर पर रखा और ये निकल चुका था ईशान सोलंकी अपने ऑफिस की तरफ हवा से बातें करता हुआ। ये वक्त भी कितना अजीब होता है ना, एक ही तारीख, एक ही दिन, एक ही साल में सब अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन जिंदगियाँ कितनी अलग अलग होती हैं ना। 24 घंटे सब गुजारते हैं, पर किसके लिए 24 घंटे कैसे होते हैं ये तो सिर्फ उनसे जुड़े लोग और उनकी ज़िंदगी यही बता सकती हैं। जैसे कि ईशान और अर्नव की ज़िंदगी, दोनों ने एक ही सुबह में आँख खोली, पर कितनी अलग तरीके से खोली ये शायद हमें महसूस हो गया है और अभी और महसूस होने वाला है, क्योंकि फाइनली ईशान और अर्नव दोनों ही ऑफिस पहुंच गए थे। एग्जैक्टली दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। ईशान ने अपनी बाइक को पार्किंग लॉट में लगाया और अर्नव ने अपनी कार को अपने स्लॉट पर लगाया एंड देन कंपनी की तरफ बढ़ गए थे, बट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। हाँ, थे तो दोनों एक ही कंपनी में, न्यू सनराइज, पर अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे कि ईशान का डिपार्टमेंट था क्रिएटिविटी एंड मैनेजमेंट, वहीं दूसरी तरफ अर्नव का डिपार्टमेंट था मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजीज। तो यहाँ आकर दोनों की ज़िंदगी उस दरवाजे से टकराई तो सही, पर एक दूसरे से पूरी तरीके से बेखबर होकर दोनों अपने अपनी राह पर चल पड़ते हैं।
पर उन्हें क्या पता था ये राहें जो अभी अभी अलग हुई हैं वो राहें बहुत जल्द टकराने वाली हैं। जैसे ही अर्नव अपने ऑफिस में पहुंचता है उसे अपना सीनियर मैनेजर वहाँ दिख जाता है एंड अर्नव को रियलाइज़ हो गया था कि कुछ तो लोचा होने वाला है। एंड अब अर्नव सच में किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसका सर ऑलरेडी फटा जा रहा था। लेकिन फिर भी ये ऑफिस है और यहाँ अर्नव की मर्ज़ी नहीं चल सकती। वैसे अर्नव की मर्ज़ी कहाँ ही चल सकती है। इस बात पर अर्नव जैसे हंस जाता है एंड देन उसने हल्के से नॉक करते हुए कहा, सर आप यहाँ। मिस्टर गुप्ता ने तुरंत अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, ओह अर्नव माय बॉय, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अर्नव ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मुझे एक और हेडक देने के लिए। पर अगले ही सेकंड अर्नव ने मुस्कुरा कर मिस्टर गुप्ता की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली सर क्या हुआ, वो क्या मैं लेट हो गया। मिस्टर गुप्ता ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम और लेट कैसे हो सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी कहना था। ये कहते हुए वो एक फाइल की तरफ लगातार देखे जा रहे थे। अर्नव ने अपना बैग रखा एंड देन मिस्टर गुप्ता की तरफ देखते हुए कहा, जी सर कहिए। मिस्टर गुप्ता ने उस फाइल को अर्नव को देते हुए कहा, ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें बताया था ना। अर्नव ने उस प्रोजेक्ट की तरफ पढ़ा तो ये उनकी कंपनी की न्यू स्ट्रेटजी है एंड इसके लिए इस वक्त पूरी कंपनी हाई अलर्ट पर है। ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन है। अर्नव ने मिस्टर गुप्ता की तरफ देखते हुए कहा, यस सर ऑफ कोर्स, सब जानते हैं इसके बारे में एंड मैंने भी कुछ असाइनमेंट्स लिखे थे। इस बात पर मिस्टर गुप्ता हंसते हुए कहते हैं, हाँ तुम तो बहुत हार्ड वर्किंग हो, आई नो वेरी वेल, मैंने भी उन्हें पढ़ा था एंड रियली कुछ आइडियाज़ मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अर्नव ने कहा, थैंक यू सर सो मच, आई मीन इट्स माई प्लेजर। पर इसमें लेकिन कुछ भी कह पाता। मिस्टर गुप्ता ने कहा, पर वो काफ़ी नहीं है। अर्नव ने कहा, क्या। मिस्टर गुप्ता ने कहा, वो काफ़ी नहीं है, बॉस को और भी बहुत कुछ चाहिए। इस प्रोजेक्ट में लिटरली हमारा बहुत पैसा जुड़ने वाला है और हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए एंड ये अगर प्रोजेक्ट मार्केट में बहुत सक्सेसफुल रहा तो हम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और तुम्हें भी तो मैनेजर की पोजीशन मिल सकती है और मुझे मैनेजर से हटकर शायद वाइस प्रेसिडेंट की या फिर प्रेसिडेंट की या फिर हो सकता है कि मेरा ट्रांसफ़र फ़ौरन हो जाए सिंगापुर वाली ब्रांच में। हाँ ये भी तो हो सकता है। हाँ तो इसीलिए रेस बहुत लंबी है और हम दोनों को यहाँ पर दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। अर्नव ये गोल्डन चांस है तुम्हारा मैनेजर बनने का और मेरा शायद विदेश जाने का। तो लो ये फाइल पढ़ो बहुत अच्छे से, आज एक मीटिंग होने वाली है एंड बॉस सबसे उनके आइडियाज़ लेने वाले हैं। तो तुम भी अपने आइडियाज़ रखना, हो सकता है कि इस टीम में तुम सिलेक्ट हो जाओ और मैं तो ऑलरेडी होऊंगा ही और हम दोनों मिलकर अपने अपने सपनों की तरफ दौड़ जाएंगे। तो चलो माय बॉय, इस फाइल को पकड़ो और इस पर जल्दी से काम करना शुरू कर दो, हमें बहुत लंबा जाना है, बहुत लंबा। ठीक है। तो मिस्टर गुप्ता बिना अर्नव की बात सुने हुए उसके हाथ में फाइल थमाकर बस वहाँ से चले गए थे और वही दूसरी तरफ अर्नव एक पल उस फाइल को देखता है और एक पल मिस्टर गुप्ता को एंड देन उसने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, सपना, हर इंसान अपना सपना ही क्यों मुझे बताकर जाता है। कोई मेरा सपना सुनना ही नहीं चाहता तो क्यों मेरे पास आता है। हाँ, और किसने कहा मेरा सपना इस कंपनी में मैनेजर बनना है। मेरा सपना तो बस। ये कहते हुए अर्नव ने अपना वही कैलेंडर देखा जो शायद उसका फेवरेट था, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स थे जहाँ पर उसे जाना था। नेचर हमेशा से अर्नव जैसे नेचर की तरफ अपने आप को खिंचता हुआ पाता है, फिर वो चाहे कश्मीर की घाटियाँ हो या शिलोंग वैली, दार्जिलिंग हो या फिर मणिपुर या फिर सबसे लोएस्ट स्टेट कन्याकुमारी। अर्नव की बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर उसने मार्क कर लगा रखा है कि उसे जाना है, पर कब और कैसे जाना है इसके बारे में ही अर्नव को कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि लोग उसे मौका ही नहीं देते। सिर्फ एक के बाद एक जिम्मेदारी और सपने उसके कंधों पर डाल देते हैं और अब जिम्मेदारी है इस कंपनी के मैनेजर की या फिर कहा जाए अर्नव के बॉस की। अर्नव ने झुलझुलाते हुए फाइल को खोला और वो उसे पढ़ने लगा, क्योंकि चाहे या वो ना चाहे उसे ये काम तो करना ही होगा। और कहीं ना कहीं उसकी माँ के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम्हें प्रमोशन लेना ही होगा, समझ आ रहा है, प्रमोशन लेना ही होगा। जैसे ही ये आवाज़ तेज़ हुई अर्नव ने जैसे आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली, फिर उस खिड़की के बाहर देखा जहाँ से एक बिजी रोड नज़र आता था। बिजी रोड जहाँ लोग बस उलझे रहते थे, भागते रहते थे और अर्नव जब भी उन्हें देखता था तो बस यही सोचता था कि अकेला वो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो रेस में दौड़ रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ बुरा नहीं है अर्नव की लाइफ में। यही चीज़ उसे बस तसल्ली देती थी या बेचैन करती थी अर्नव नहीं जानता, पर वो उस फाइल के अंदर जुट चुका था एक और रेस में दौड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अपनी रेस को ख़त्म कर फाइनली ईशान अपने उस बबली से ऑफिस रूम में आ गया था, जो बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी की तरह था, कलरफुल। लिटरली इसके ऑफिस के अंदर जैसे हर कलर थे और अगर कोई बाहर से देखे तो किसी छोटे बच्चे का ये रूम लगे। पर ये तो ईशान था, कोई इससे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अपनी फील्ड का लिटरली बेस्ट पर्सन था। इतने क्रिएटिव आइडियाज़ उसके माइंड में आते थे कि लिटरली यहाँ पर हर स्टाफ उसे पसंद करता था, क्योंकि ईशान सच में इस कंपनी के लिए एक एसेट की तरह था। तो उसे ऑफेंड करने का रिस्क कोई नहीं ले सकता। कोई बात नहीं अगर ईशान थोड़ा सा कलरफुल और जॉयफुल है,
इतना तो बर्दाश्त किया जा सकता है। एंड वैसे भी ऑफिस लाइफ के अंदर थोड़े से रंग तो होने ही चाहिए, वरना सब कुछ कितना बोरिंग हो जाएगा। ईशान को वहाँ आता हुआ देखकर तुरंत सौम्या ने कहा, हे बड़ी कैसे हो तुम। ठीक है, तो वे सौम्या अपने ऑफिस चेयर से ईशान की तरफ देख रही थी। ईशान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, वेल डन, एंड कल की पार्टी लाजवाब थी सौम्या, सीरियसली। तभी अपने कैबिन से सिहर ने कहा, अच्छा तुम्हें पसंद आई, वैसे एक और पास है मेरे पास, अगर जाना चाहो तो। ईशान ने कहा, सच में आज का। सिहर ने कहा, हाँ आज का क्लब का पास है, तुम चलना चाहोगे। ईशान ने कहा, कम ऑन डूड, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स आई एम इन। ठीक है, तो वे ईशान मुस्कुरा रहा था, तभी पीछे से एक शख्स ने ईशान के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, बरकरदार चले जाना, पार्टीज में भी चले जाना और क्लब में भी, पर अभी फिलहाल तुम्हारी चलने की ज़रूरत कहीं और है। ईशान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर उसके डिपार्टमेंट के सीनियर मिस्टर चिराग खड़े थे। चिराग ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ ज़रूरी बात कर ले। ईशान ने कहा, बिल्कुल, एक कॉफ़ी के साथ। फिर क्या था, चिराग ने कहा, चलो चलते हैं। ये कहते हुए फाइनली वो लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे एंड ईशान एक फ़ाइल को पढ़ रहा था। ईशान ने चिराग की तरफ देखते हुए कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में पढ़ूँ। चिराग ने कहा, तुम्हें पढ़ना नहीं है, मतलब तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। ईशान ने कहा, हाँ वही, और इसका बेनिफिट क्या होगा। चिराग ने कहा, प्रमोशन। ईशान ने कहा, पर मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन। चिराग ने कहा, सीरियसली। ईशान ने कहा, मतलब मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना भी मिले तो भी, मेरी लाइफ तो शॉर्ट है, एंड वैसे भी ठीक है, आप चाहते क्या है मुझसे बताइए सर। ये कहते हुए ईशान मुस्कुरा रहा था। चिराग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज एक मीटिंग होने वाली है, तुमने जो आइडियाज़ पिछली बार मुझे दिए थे उन सारे आइडियाज़ को कोट करना, एंड आई एम डैम श्योर इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे सारे आइडियाज़ फंटेबुलस हैं और बॉस को पसंद आएंगे। तो हो सकता है कि तुम्हारा सिलेक्शन उस प्रोजेक्ट टीम में हो जाए, और अगर प्रोजेक्ट टीम में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो फिर तुम्हें मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ईशान ने कहा, मैनेजर ईशान। चिराग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैनेजर ईशान, और हो सकता है कि तुम्हारे प्रमोशन की वजह से मेरा भी प्रमोशन हो जाए और मुझे भी फ़ॉरेन जाने का। ईशान ने कहा, ओके सर, तो आपको फ़ॉरेन जाना है, इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं मैनेजर बनूँ। इस बात पर चिराग हंस जाता है। उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ यार, वैसे भी बहुत लंबा वक्त हो गया है मैनेजर की ड्यूटी करते करते, अब मुझे भी कुछ चेंज करना है। कब तक एक ही तरीके का खाना खाते रहेंगे, और वैसे भी तुम्हें भी तो टेस्ट बदलना बहुत पसंद है ना। चिराग की इस बात पर ईशान जैसे हंस जाता है एंड उसने विंक करते हुए कहा, सही कहा सर, टेस्ट तो बदलते ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी गीता ने कहा है ना, बदलाव ही प्रकृति का। चिराग ने इस बात को पूरा करते हुए कहा, नियम है। ठीक है, तो वे दोनों ही हंस गए थे और उन दोनों को हंसते हुए देखकर ऑफिस का माहौल भी जैसे बहुत चेयरफुल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ कंप्लीटली स्ट्रेस्ड माहौल था, हद से ज़्यादा स्ट्रेस्ड। सब लोग ऑफिस में आकर इकट्ठा हो चुके थे, सारे इंपॉर्टेंट पर्सन जिन को भी इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना पार्टिसिपेशन देना था, अपने आइडियाज़ शेयर करने थे और उस पोजीशन को हासिल करना था जिसका नाम प्रमोशन है, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। ईशान आना तो नहीं चाहता था, लिटरली उसका मन नहीं था, लेकिन चिराग के लिए वो इतना कर सकता है, इसीलिए ईशान भी अपनी चेयर पर आकर बैठा हुआ था। बट वो लगातार एक शख्स को देख रहा था जो कितना स्ट्रेस्ड आउट है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। लिटरली इस शख्स की बेचैनी कहीं ना कहीं ईशान को परेशान कर रही थी, बेचैन कर रही थी। ईशान नहीं जानता कि ईशान के पास शायद बचपन से ही एक परेशानी है, दिक्कत है या जो भी है। ईशान किसी को इतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं देख सकता। जब भी वो किसी को इतना बेचैन या इतना हड़बड़ाता हुआ देखता है ना, ईशान के अंदर जैसे एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है। इसीलिए ईशान ने अपने बगल में बैठी हुई शिवानी की तरफ देखते हुए कहा, हे। शिवानी ने कहा, क्या हुआ ईशान। ईशान ने कहा, ये सामने वाला जो इंसान है इसकी प्रॉब्लम क्या है। ईशानी ने अपने गोल्डन फ्रेम को साइड किया एंड देन सामने की तरफ देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि अर्णव बैठा हुआ था, जो लगातार लैपटॉप पर सिर्फ अपनी उंगलियों को चला रहा था। शिवानी ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, किसकी बात कर रहे हो। ईशान ने मुंह बनाते हुए कहा, ऑफ कोर्स इस बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूँ। देखो ना कितनी जोर से अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को चला रहा है। सीरियसली मुझे इरिटेट कर रहा है। क्या दिक्कत है इसकी, इतना स्ट्रेस्ड आउट बनकर क्यों बैठा हुआ है। कम ऑन मैन, मीटिंग है, कोई जंग नहीं है जिसे जीतना ही ज़रूरी है, और नहीं जीता तो तुम मर जाओगे। ठीक है, तो ईशान एक जोक क्रैक करता है, पर शिवानी को फनी नहीं लगता। शिवानी ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता ईशान, कम ऑन, तुम एक चिल पर्सनैलिटी हो और हो सकता है वो एक सीरियस पर्सनैलिटी हो। वैसे शायद ये अर्णव है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, मैंने सुना है ये बहुत हार्ड वर्किंग है, इससे तुम्हारा कंपटीशन हो सकता है। ईशान ने कहा, कंपटीशन। शिवानी ने कहा, ऑफ कोर्स इतने सारे लोग तुमसे कम्पीट करने ही तो आए हैं एंड ये उनमें से टॉप है। ईशान ने कहा, अच्छा। एक तो ईशान अर्णव की तरफ देखने लगा, जिसका ध्यान यहाँ पर बैठे हुए किसी भी शख्स पर नहीं था। ऐसा लग रहा था ये यहाँ होकर भी यहाँ का नहीं था, ये इंसान एक अलग ही दुनिया का था, जो ईशान को क्यूरियस भी कर रहा था और थोड़ा सा हेडक भी दे रहा था। क्योंकि ईशान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो बस ऐसे ही परेशान से घूमते रहते हैं और ज़िंदगी को एक पहाड़ की तरह देखते हैं, या एक जंग की तरह, एक रेस की तरह जिसमें उन्हें जीतना ही या ईशान नहीं चाहता। ऐसा वो एक हैप्पी फ्री बर्ड है, और जब भी कोई इस तरीके से हेडक देता है ईशान परेशान हो जाता है। एंड ईशान के इस तरीके के परेशानी भरे चेहरे को फाइनली चिराग ने जिसे पहचान लिया था। चिराग ने वही साइड में बैठते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इस तरीके से मुँह क्यों बना रहे हो।
ईशान ने चिराग की तरफ देखते हुए कहा, मुंह ना बनाओ तो क्या करूं, ये ऑफिस कम एक प्रेशर कुकर ज़्यादा लग रहा है। और आप तो जानते हो ना, मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ईशान की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि लिटरली वहाँ पर बैठे हुए सभी के कानों में चली गई थी और सब ईशान को ही देखने लगे। अर्नव भी परेशान। ईशान तो ईशान है, उसे जो कहना है उसे बस कहना ही है। एंड इस बात पर चिराग जैसे हंस जाता है। उसने ईशान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा, मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है। तभी एक इंसान ने जोर से अपनी फाइल पढ़ की एंड डेफिनेटली वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गुप्ता ही थे, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड। उन्होंने सामने की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मीटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है और देखते हैं इस बार कौन जीतता है। ये कहते हुए वो चिराग को घूर रहे थे और चिराग ने मिस्टर गुप्ता की तरफ घूर कर एक सरकास्टिक वॉइस में कहा, हाँ वो तो देख ही लेंगे कौन जीतता है। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगे और ईशान चिराग को घूरने लगा और वहीं दूसरी तरफ अर्नव मिस्टर गुप्ता को। खैर, इससे पहले कि वो दोनों ही एक दूसरे को और ज़्यादा घूर पाते या टॉन्टबाजी आगे चल पाती, तभी अचानक से ऑफिस के अंदर एक हलचल सी मचती है एंड सभी की निगाहें गेट की तरफ गई और सब एक झटके में खड़े हो गए थे क्योंकि सामने से कोई और नहीं बल्कि न्यू सनशाइन कंपनी के बॉस मिस्टर सुमित आ रहे थे। एंड सुमित को देखते के साथ ही सब लोग लिटरली अलर्ट मोड पर आ गए थे एंड सब उसे ग्रीट और विश करने लगते हैं। बट सुमित किसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया था एंड सबकी तरफ देखते हुए कहा, आई होप अब हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तभी एक मिस्टर गुप्ता ने कहा, जी सर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। चिराग ने कहा, जी सर प्रेजेंटेशन तैयार है एंड हमारे बाकी सब लोग भी। ये कहते हुए चिराग और मिस्टर गुप्ता बस इंप्रेस करने में लग जाते हैं सुमित को। वहीं दूसरी तरफ सुमित ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो सिर्फ उस फाइल को पढ़ रहा था जिसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर लोगों के आइडियाज़ शेयर किए गए थे एंड कुछ आइडियाज़ को कोट किया गया था। उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड है। उसके असिस्टेंट ने तुरंत सुमित की तरफ देखते हुए कहा, जी सर। सुमित ने कहा, ठीक है तो मीटिंग स्टार्ट की जाए। ये कहते हुए मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी एंड सब लोग एक करके अपने आइडियाज़ वहाँ पर प्रेजेंट करने लगे, अपनी प्रेजेंटेशन देने लगे। एंड हर डिपार्टमेंट से टॉप 2 कैंडिडेट यहाँ पर आए गए थे और सभी अपने अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो सुमित को इम्प्रेस कर सकें और इस प्रोजेक्ट टीम में शामिल हो सकें। पर सुमित, उसे सिर्फ बेस्ट से बेस्ट पर्सन ही चाहिए थे क्योंकि ये प्रोजेक्ट सच में बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कीनली सभी के आइडियाज़ सुन रहा था। फिर वो चाहे रिसर्च डिपार्टमेंट से स्नेहा के हों, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मिस्टर गुप्ता के हों या फिर क्रिएटिविटी डिपार्टमेंट से चिराग के हों या फिर इन लोगों के अंडर काम करने वाले इनके जूनियर्स के हों, वो सारे आइडियाज़ को बहुत बहुत ध्यान से सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्नव थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था क्योंकि अब नेक्स्ट उसका टर्न था, इसीलिए वो अपने लैपटॉप पर अपनी पीपीटी को आखिरी बार पढ़ रहा था। तभी अचानक से उसे एक मेल रिसीव हुआ था एंड डेफिनेटली ये मेल किसी और का नहीं बल्कि उसकी मॉम का था। एक मिनट, सीरियसली उसकी मॉम उसे मेल कर रही है? पर क्यों? एक पल के लिए अर्नव, जिसका पूरा कंसंट्रेशन अभी सामने चल रही प्रेजेंटेशन के ऊपर था जो डेफिनेटली कोई और नहीं बल्कि ईशान दे रहा था, एंड अचानक से उसका ध्यान पूरी तरीके से लैपटॉप के ऊपर गड़ गया। उसे एक अजीब सी जैसे घुटन सी महसूस होने लगी। उसने एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा जो शायद स्विच ऑफ था। डेफिनेटली उसकी मॉम उसे फ़ोन ट्राई कर रही होंगी, पर जब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई इसीलिए अब वो ईमेल कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगा होगा फ़ोन तक नहीं तो लेकिन लैपटॉप तो अर्नव के पास होगा ही। एंड ये चीज़ अर्नव को कितना इरिटेट कर गई थी ये शायद उसके चेहरे से ही पता लग रहा था। लेकिन फिर भी अर्नव उस मेल को खोल देता है जिस पर कुछ और नहीं बस यही लिखा हुआ था, तुम्हें आज किसी भी तरीके से पोजीशन के लिए फ़ाइट करना ही होगा। मैंने तुम्हारा चार्ट चेक किया, आज तुम्हारी मीटिंग थी ना, तो कुछ भी हो जाए तुम्हें प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनना ही है। और हाँ, मैं तुम्हें बिल भिजवा दिया है, आज हम डॉक्टर के पास गए थे तो उसे पे कर देना। ये कहते के साथ ही वो मेल खत्म हो गया था कि लिटरली किसी इंसान के दिमाग को कितना ज़्यादा ख़राब किया जा सकता है शब्दों से, ये चीज़ अर्नव को देखकर साफ समझी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ ईशान ने फाइनली अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म किया एंड देन उसकी प्रेजेंटेशन खत्म होते के साथ ही सब लोग क्लैप करना शुरू कर चुके थे एंड ये आवाज़ कहीं ना कहीं अर्नव को अपने जहन से बाहर लाने के लिए काफ़ी थी। अर्नव ने बस अपनी नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा तो एक उसी की उम्र का सा लड़का खड़ा हुआ था, लेकिन अर्नव से कितना अलग लग रहा था। पता नहीं क्यों पर अर्नव जैसे उसकी तरफ देखने लगा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसकी आंखों की चमक, जिस तरीके से वो सब लोगों को देखकर हंस रहा था, इस तरीके से खुद को देखना अर्नव का जैसे एक सपना ही हो सकता है। सपना, आजकल हर चीज़ जैसे सपना ही हो गई है। इससे पहले कि अर्नव और ज़्यादा अपनी सोच में डूब पाता तभी मिस्टर गुप्ता ने एक अर्नव को हल्के से एल्बो करते हुए कहा, क्या कहाँ खो गए हो? देखो उसने कितनी अच्छी स्पीच दी है, तुम्हें इससे भी ज़्यादा अच्छी स्पीच देनी होगी, इससे भी अच्छे ज़्यादा आइडियाज़ वहाँ पर पुट करने होंगे, एक्सप्रेसिव और बहुत ज़्यादा कैचिंग वाले। समझ में आ रहा है तुम्हें? हमें किसी भी हालत में उस चिराग को जीतने नहीं देना है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। ये कहते हुए उसने लिटरली अर्नव को जैसे पुश कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अर्नव जो ऑलरेडी टर्माइल में था उसे ये पुश जैसे हिट करता है। वो एक नज़र मिस्टर गुप्ता की तरफ देखता है, नज़र नहीं, वो लिटरली से घूर रहा था उन्हें। पर वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गुप्ता जैसे अपने ही होश में थे, वो सिर्फ अर्नव का लैपटॉप उसके हाथ में रखते हैं और उससे फिर वही कहते हैं, जाओ जाकर अच्छा देना, अच्छा करना और तुम्हें जीतना ही है।
सिर्फ यही शब्द क्यों होते हैं जो अर्नव के सामने रख दिए जाते हैं? तुम्हें अच्छा करना है, तुम्हें जीतना है, क्या इसके अलावा और कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है अर्नव के लिए? क्या लोग उससे और कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते? क्या हारना अर्नव की लिस्ट में नहीं आ सकता? या फिर लीस्ट एवरेज परफॉर्म करना, या फिर एवरेज ही परफॉर्म करना, ये सब कुछ अर्नव के हिस्से में नहीं आ सकता? अर्नव ये बस सोच ही रहा था, तभी अचानक से एक आवाज़ उसे अपने नाम के साथ सुनाई देती है। उसे वहाँ सामने बुलाया जा रहा था। अर्नव एक गहरी सांस लेकर फाइनली उस पोडियम पर आ गया था जहाँ पर अब उसे अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी। वहीं दूसरी तरफ ईशान जो वहीं डेस्क से अपना लैपटॉप उठा रहा था, वो अर्नव को देखकर जैसे थोड़ा रुक जाता है। फिर कुछ सोचकर उसने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, हे डूड, इतना स्ट्रेस्ड आउट होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, और मुझे पता है तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो बेस्ट ऑफ लक। ऐसा मुंह मत बनाओ, बस छा जाओ डूड, छा जाओ। ये कहते हुए ईशान जिस बस हंस रहा था और उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए अर्नव जैसे रुक गया था। वो अपना लैपटॉप खोलने ही वाला था एंड एक पल के लिए वो ईशान की तरफ देखने लगा जो बस हवा के झोंके की तरह वहाँ से चला गया था। एक मिनट, क्या कहा इसने? एक मिनट, क्या ही उसे जानता है? और दूसरा, ये दोनों कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये इंसान इस तरीके से कैसे बोलकर जा सकता है? आई मीन सीरियसली। ये कहते हुए अर्नव कुछ पल के लिए ईशान की तरफ देखने लगा जो हंसता मुस्कुराता हुआ बाकी लोगों से भी बात करता हुआ जा रहा था। एंड अर्नव अपनी जगह पर स्टैंड खड़ा हो गया था। तभी असिस्टेंट ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, आर यू रेडी? अर्नव ने तुरंत असिस्टेंट की तरफ देखा एंड देन नोट करते हुए कहा, मैं रेडी हूँ। ये पेन ड्राइव है, इसके अंदर मेरी प्रेजेंटेशन है, क्या आप इसे कनेक्ट कर सकती हैं? ये कहते हुए अर्नव ने अपनी पेन ड्राइव उस असिस्टेंट को दे दी थी एंड उस असिस्टेंट ने फाइनली प्रोजेक्टर पर अर्नव का वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था एंड अर्नव अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। एंड अब ये अर्नव वो नहीं था जो अभी कुछ देर पहले कंफ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा पजल्ड और स्ट्रेस्ड आउट नजर आ रहा था। ये कॉन्फिडेंट अर्नव था जो जब भी इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता था, उसकी इनर सेल्फ जैसे उस पर ऑलरेडी कमांड ले लेती थी और उसकी इनर सेल्फ एक चार्म है। अर्नव अपने आप में एक चार्म है। वो जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है उसे हमेशा एक जीतने के लिए ही ट्रेन किया गया है और ये चीज़ अर्नव की पर्सनैलिटी में दिखती है। वो जब भी बोलता है लोग उसे सुनते हैं बहुत गौर से, जैसे कि अभी सुन रहे थे सब लोग। और फिर वो चाहे ईशान ही क्यों ना हो, एक पल के लिए वो भी जैसे मेस्मराइज्ड हो गया था इस पर्सन के अंदर एंड बिलीव नहीं कर पा रहा था कि कुछ टाइम पहले ये वही पर्सन है जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड नजर आ रहा था, इतना परेशान लग रहा था जैसे कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, इतना अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा था जैसे कि बोल भी नहीं पाएगा, और अब ऐसा बोल रहा है कि सब लोग जैसे मेस्मराइज हो गए हैं। एंड ये चीज़ ईशान ने लिटरली ऑब्जर्व की। वो आसपास की तरफ देखने लगा जहाँ सब लोग बस एक टक अर्नव को सुन रहे थे एंड ये चीज़ ईशान को पता नहीं के ऊपर जैसे अच्छी लगी। उसे लिटरली ये बंदा इंटरेस्टिंग लगा। और एक बार जब ईशान को कोई इंटरेस्टिंग लग जाता है तो उसका पीछा ईशान इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला था। और उसी का यह नतीजा था कि जैसे ही ये बोरिंग सी मीटिंग खत्म हुई, ईशान का पहला सवाल शिवानी से बस यही था, हे वो बंदा कहाँ गया वो? अरे अभी तो यही था। ये कहते हुए वो इधर देखने लगा और वही दूसरी तरफ शिवानी जो ऑलरेडी अपने लैपटॉप को बंद करके थोड़ा सा परेशान नजर आ रही थी, उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, कौन? ईशान ने कहा, अरे वही जो भी यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, जिसकी प्रेजेंटेशन पर सबने क्लैप की, तुमने भी? शिवानी ने कहा, किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं तो सबकी प्रेजेंटेशन पर क्लैप किया, तुम्हारी भी? ईशान ने मुंह बनाते हुए कहा, सच में शिवानी? सीरियसली? मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो हमारे सामने बैठा हुआ था, जिसके बारे में तुम कह रही थी कि वो बहुत एक्सीलेंट है। एंड इसमें लगी ईशान आए कुछ ही बोल पाता। शिवानी ने कहा, ओ तो तुम अर्नव के बारे में बात कर रहे हो, मुझे क्या पता वो कहाँ गया? डेफिनेटली बाहर गया होगा ना, अब तो मीटिंग खत्म हो गई है, तुम्हें कॉरिडोर वो मिल जाए। पर इसमें लगी शिवानी अपनी बात को पूरा कर पाती। हवा के झोंके की तरह ईशान जैसे बस भाग गया था, जैसे कि उसे अर्नव को नहीं किसी लॉटरी के टिकट को पकड़ना हो और अगर उसने नहीं पकड़ा तो कुछ मिस हो जाएगा। एंड वही तो सिर्फ शिवानी सिर्फ ईशान को देखती रह जाती है। एंड फिर उसने बस अपना सर झटकते हुए कहा, ये लड़का नहीं सुधर सकता, बिल्कुल भी नहीं सुधर सकता। एंड वही दूसरी तरफ अर्नव को भी ऐसा ही लग रहा था कि उसकी माँ कभी नहीं सुधर सकती। अर्नव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, फॉर गॉड डैम इट माँ, बस कीजिए, बस आप थकती नहीं है। मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि मैं ठीक है, मैं इस बारे में और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, और जो बिल आपने मुझे भिजवाया था वो मैंने पे कर दिया है, ठीक है? और भी कुछ पैसे हैं जो मैंने आपके और श्रुति के अकाउंट में डलवा दिए हैं, तो प्लीज़ अब फ़ोन रख दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम है। ये कहते हुए लिटरली अर्नव ने फ़ोन काट दिया था और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट था, बहुत ज़्यादा। उसकी माँ एक बार भी क्यों उसके बारे में नहीं सोचती, क्यों नहीं पूछती? सच में अभी भी फ़ोन आया है तो ये पूछने के लिए फ़ोन आया है कि प्रेजेंटेशन में तुमने अच्छा किया या नहीं, ना कि ये पूछने के लिए कि बेटा तुम ठीक हो या नहीं। और सुबह तुमने नाश्ता नहीं किया था, क्या तुमने ऑफिस जाकर नाश्ता कर लिया? ये सब सवाल उसकी माँ कभी क्यों नहीं पूछती? क्या एक माँ ऐसे ही होती है? हाँ, क्या सच में एक ऐसी ही होती है माँ? यही सोचते हुए अर्नव वहीं खाली सीढ़ियों पर बैठ जाता है। यहाँ इस कॉरिडोर में ज़्यादा लोग आते नहीं हैं और अर्नव को परवाह भी नहीं है कोई उसे देखे इस तरीके से यहाँ सीढ़ियों पर बैठे हुए, कि कितनी ही परवाह करे आखिर अर्नव, और किस किस की परवाह करे? हर इंसान को उससे बस एक्सपेक्टेशंस ही हैं जो ख़त्म नहीं होती, और अर्नव अब थक गया है।
इसलिए वो बस कुछ देर के लिए वहाँ चुपचाप बैठता है अपनी आंखों को बंद कर कर। पर कोई एक शख्स था जो बिल्कुल भी चुपचाप नहीं रहने वाला था, एंड डेफिनेटली वो ईशान था जो इधर से उधर बस घूम रहा था अर्नव को ढूंढने के लिए। और क्यों ढूंढने के लिए घूम रहा था उसे खुद नहीं पता, लेकिन जब उसे अर्नव कहीं नहीं मिलता तो ईशान ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, सच में सीरियसली मिस्टर इंडिया, तुम तो गायब ही हो गए। हाँ ठीक है, हो जाओ गायब, कभी ना कभी तो मिलोगे ही ना। वैसे भी आज के प्रोजेक्ट में तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम फाइनल हो गया, इसका मतलब हम दोनों एक ही टीम में हैं। तो मिस्टर इंडिया फिर मुलाकात होगी। ये कहते हुए ईशान जिस बस मुड़ने ही वाला था, उसे महसूस हुआ कि सामने एक शख्स खड़ा हुआ है। ईशान ने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे बॉस क्या हुआ? चिराग ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, तो फाइनली सिलेक्शन हो गया। ईशान ने कहा, यह भी क्या मुश्किल था, मैंने तो आपको पहले ही एश्योर किया था, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हमारी टीम इस प्रोजेक्ट के अंदर है तो आपका प्रमोशन पक्का है। चिराग ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? ईशान ने कहा, शायद, क्योंकि मैं एक्सीलेंट हूँ और आपके डिपार्टमेंट से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तो समझ लीजिए मेरा और आपका दोनों का प्रमोशन होने वाला है। ये कहते हुए ईशान हंस जाता है एंड चिराग ने सिर्फ ईशान की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी सच में बहुत ज़्यादा बातें करते हो। ये कहते हुए दोनों कुछ देर के लिए बातें करते हैं एंड वही दूसरी तरफ अब लगभग आधे घंटे के बाद ईशान फाइनली चिराग से फ्री होकर घर जाने के लिए रेडी था, या फिर ये कहा जाए उस पार्टी में जाने के लिए रेडी था जिसकी टिकट अभी अभी ग्रीशा ने उसे भेजी है। ईशान जैसे हंस जाता है और वो अपने मोबाइल को देखते हुए ही आगे बढ़ रहा था, उसी कॉरिडोर से होता हुआ जहाँ पर एक शख्स ऑलरेडी हताश सा बैठा हुआ था। पहली बार तो जैसे ईशान की नज़र ही नहीं जाती अगर वो ध्यान न देता, पर अगले ही सेकंड में जैसे रुक गया। वो सामने उस शख्स को बैठे हुए देखने लगा जो उस खाली सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। ईशान ने, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग कि इस तरीके से एक ऑफिस एम्प्लॉय खाली सीढ़ियों पर बैठे। बैठना है तो बेंच पर भी बैठा जा सकता है ना। इसीलिए ईशान ने पीछे मुड़कर देखा जहाँ काफ़ी सारी बेंचेस भी पड़ी हुई थी, पर वो कॉरिडोर और वो बेंचेस सब खाली थी। और ये इंसान, ईशान कुछ सोच कर नीचे उतरता है एंड जैसे से वो नीचे उतर रहा था उसे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि ये फिजीक, ये इंसान, ये शर्ट उसने कहीं तो देखी है। एंड लिटरली जैसे ही वो अर्नव के सामने आया वो एक पल के लिए चौंक गया एंड उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम मिस्टर इंडिया। एंड वहीं दूसरा ईशान की आवाज़ सुनकर जो अर्नव अपनी आंखें बंद कर बैठा था वो भी अपनी आंखें खोल लेता है। उसने एक नज़र अपने सामने खड़े हुए इस अतरंगी इंसान की तरफ देखा, अरे ये तो वही इंसान है ना। अर्नव सोचने ही वाला था एक बार फिर से ईशान ने कहा, तुम तो वही हो ना, वही ऑफिस वाले। ये कहते हुए ईशान के फेस पर एक्साइटमेंट था क्या, ये अर्नव को नहीं पता, लेकिन अर्नव ने कम्प्लीटली इस चीज़ को इग्नोर करते हुए एक फीका सा जवाब दिया। इस बात का क्या मतलब है? जैसे कि अर्नव जानना ही ना चाहता हो, वो तो बस उसने पूछ लिया था। परेशान वो तो जानना चाहता था, वो बहुत कुछ जानना चाहता था। एक आ जाए इस इंसान को बस थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता था और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था कि कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन उसने दी है। इसलिए ईशान ने अपने ही मस्त अंदाज में अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, डूड तुमने तो कमाल कर दिया, क्या प्रेजेंटेशन दी है, मैं तो फ़ैन हो गया तुम्हारा। हर वो बात सारी छोड़कर मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा था तुम्हें देखकर कि तुम इतने स्ट्रेस्ड आउट हो कि तुम तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे, पर तुमने तो कमाल कर दिया। ये क्या तो ईशान बोले जा रहा था बिना इस बात पर ध्यान दिए हुए कि अर्नव वहाँ पर किस तरीके से बैठा हुआ है एंड कितना परेशान लग रहा है, कितना डल लग रहा है। इस बात पर जब ईशान का ध्यान गया तो वो जैसे बोलते बोलते रुक गया एंड उसने एक गहरी सांस लेकर वापस अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, आर यू ओके? ईशान का इस तरीके का सवाल सुनकर एक पल के लिए अर्नव जैसे चौंक गया। उसने ईशान की तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। वहीं दूसरी तरफ ईशान ने कहा, आई एम सॉरी डूड, पर डोंट नो, पर जब से तुम्हें ऑफिस में देखा है तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। अर्नव ने कहा, क्या मतलब? ईशान ने कहा, मतलब तो मुझे भी नहीं पता, पर देखो बुरा मत मानना, पर मैं ना लोगों को पढ़ने में अच्छा हूँ, कुछ ज़्यादा ही अच्छा हूँ, और जब से मैंने तुम्हें पढ़ने की कोशिश की है तुम मुझे बस परेशान, हैरान और बेचैन से नज़र आ रहे हो। और तुम्हें पता है मुझे ना ऐसे लोग पसंद नहीं आते। बुरा मत मानना, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे ऐसे जब इस तरीके के लोगों के साथ मैं देखता हूँ ना, लोगों को देखता हूँ तो मुझे एंजाइटी होने लगती है और मैं बस चाहता हूँ कि वो लोग फ्री हो जाएँ, वो लोग खुश हो जाएँ, हंस जाएँ, मुस्कुरा जाएँ। तो शायद मैं तुम्हारे साथ भी करना चाहता हूँ। तो कम ऑन मैन, इस तरीके से उदास मत रहो, क्या हुआ है मुझे बता सकते हो तुम? एक तो ईशान जैसे अपनी ही मन में बोले जा रहा था एंड वही दूसरी तरफ अर्नव अपने सामने खड़े हुए इस लिटरली अतरंगी कैरेक्टर को देख रहा था। वो लोग शायद पहली ही बार मिल रहे होंगे। हाँ, वो लोग एक ही ऑफिस में हैं, बट खैर वो लोग पहली बार मिल रहे हैं और पहली ही बार में कोई इंसान किसी से इतना फ्रेंकली होकर कैसे ये सब कुछ पूछ सकता है? वो सवाल जो अर्नव ने एक्सपेक्ट किए थे कोई उससे अपना पूछे। हाँ, अर्नव चाहता था कि कोई उससे पूछे ये सवाल, पर कंप्लीटली स्ट्रेंजर पूछे, हाँ, नॉट एक्सेप्टेबल। इसीलिए अर्नव अपना बैग उठाता है एंड वहाँ से बस आगे बढ़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ईशान जो बोल रहा था वो एक पल के लिए से कंप्लीटली शॉक हो गया। हे, वो बात कर रहा था एंड ये इंसान कहाँ जा रहा है? इसीलिए ईशान ने चिल्लाते हुए कहा, हे मिस्टर इंडिया, तुम कहाँ जा रहे हो? एंड लिटरली अर्नव को इस शब्द से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी।
मिस्टर इंडिया, इसका क्या मतलब है? ये इंसान उसे मिस्टर इंडिया क्यों बुला रहा है? पर उसे नहीं जानना था, उसे बिल्कुल भी नहीं जानना था। इसीलिए अर्नब जैसे आगे बढ़ने लगा परेशान, वो अर्नब का पीछा ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। जैसे कि उसने कहा, वो जब तक लोगों को हंसा ना दे, मुस्कुराना दे, ईशान को अच्छा नहीं लगता। और फिलहाल पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि उसे इस इंसान को हंसाना ही चाहिए, ये इंसान मुस्कुराना चाहिए, इतना स्ट्रेस्ड आउट होकर नहीं घूमना चाहिए। इसीलिए उसने तुरंत अर्नब के बगल में खड़े होते हुए कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा था। ये कहते हुए वो भी अर्नब के साथ साथ चलने लगा। अर्नब ने कहा, घर जा रहा हूँ, वैसे भी मीटिंग खत्म हो गई है ना? ईशान ने कहा, हाँ खत्म तो हो गई है, लेकिन इतनी जल्दी कौन घर लौटता है? आई मीन कम ऑन मैन, अभी तो शाम शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना है, और तुम घर लौटने की बात कर रहे हो? ईशान की इस बात पर अर्नब ने घूर कर ईशान की तरफ देखा, पर कुछ कहा नहीं। वो अभी भी आगे ही बढ़ रहा था। एंड वही दूसरी तरफ ईशान इस तरीके से अपने आप को इग्नोर होता हुआ देखकर उसे करंटली बुरा लगना चाहिए, पर नहीं, उसे बुरा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट उसे और इंटरेस्ट आ रहा था। इसीलिए उसने फिर से कहा, अरे कुछ जवाब तो दो, तुम तो कुछ बोले ही नहीं। कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तुम्हारी वाइफ तुम्हारे घर पर इंतजार कर रही है? हाँ, क्या कोई ऐसी बात है? तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? या फिर पर इससे पहले कि ईशान आगे और भी कोई बकवास कर पाता, अर्नब ने जैसे एक फ्रस्ट्रेटिंग टोन में कहा, मेरी शादी नहीं हुई है। एंड ये बोलते वक्त पता नहीं क्यों अर्नब ने जवाब दिया था। लिटरली उसे भी ये महसूस हो रहा था कि उसने क्यों ये जवाब दिया। लेकिन वही दूसरी तरफ ईशान ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, सच में तुम्हारी शादी नहीं हुई है अभी तक? पता नहीं क्यों ईशान को बस थोड़ी सी खुशी हुई है जानकर कि ये सामने वाला इंसान मैरिड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अर्नब ने घूर कर ईशान की तरफ देखा, पर फिर से कुछ नहीं कहा। लेकिन ईशान वो कैसे चुप रहने वाला था, इसीलिए उसने तुरंत अर्नब की तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई तो फिर घर जाकर क्या करोगे? हाँ कम ऑन मैन, अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं, अभी तो बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। कैसा रहेगा कि हम लोग पार्टी? पर इससे पहले कि ईशान आए कुछ बोल पाता, अर्नब लिटरली से फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। ये कहते हुए वो रुक गया था। एंड ईशान जो अपने आप में बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था, वो भी अर्नब की वजह से रुक गया। उसने अर्नब की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अर्नब ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, हू द हेल आर यू? ईशान ने कहा, एक्सक्यूज मी। अर्नब ने कहा, एग्जैक्टली एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और क्यों मेरे साथ साथ चल रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो और ये अजीब से सवाल पूछ रहे हो? तुम्हें क्या मतलब है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, घर पर कब लौट रहा हूँ? Why? Who the hell are you, man? ये कहते हुए अर्नब लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एंड थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल भी साउंड कर रहा था। परेशान उसे बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगा। इनफैक्ट उसने तो अर्नब की तरफ देखते हुए कहा, गुड क्वेश्चन। आई मीन सही कहा, मैंने अपना नाम तो तुम्हें बताया ही नहीं। मेरा नाम ईशान है, ईशान सोलंकी। हम लोग अभी मिले थे? अर्नब ने कहा, फॉर गॉड सेक, मुझे नहीं जानना हम कहाँ मिले थे और कहाँ नहीं। अपने काम से काम रखो, समझ में आया? और मुझे जाने दो। ये कहते हुए अर्नब आगे जाने वाला था, लेकिन ईशान उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। ये इंसान उसे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। इसीलिए अगले ही सेकंड ईशान ने फिर से अर्नब के साथ साथ चलते हुए कहा, ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें? तुम स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो। अर्नब ने कहा, और तुम्हें क्यों परवाह है इस बात की? ईशान ने कहा, मैं तुमसे बोला ना, मुझे बस अच्छा नहीं लगता लोग इस तरीके से स्ट्रेस्ड आउट हो, इसीलिए मैं तुम्हारा स्ट्रेस दूर करना चाहता हूँ। एंड जैसे ही ईशान ने कहा, दैट वाज द पॉइंट, जब अर्नब जैसे फट गया, उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, सच में तुम मेरा स्ट्रेस दूर करना चाहते हो? ये कहते हुए अर्नब जैसे ईशान की तरफ घूरने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईशान जैसे एक बार फिर से रुक गया था और वो अर्नब की तरफ देखने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूँ। एंड ये मोमेंट था, एक पल के लिए अर्नब थोड़ा सा इरिटेट तो हुआ था, लेकिन अगले सेकंड उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे हंसाना चाहते हो? और वो कैसे करोगे तुम? हाँ, ईशान ने कहा, क्लब जाके। तभी अर्नब ने कहा, हो सीरियसली, मेरी लाइफ का स्ट्रेस तुम क्लब जाकर दूर करोगे? सही है, तुमसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पर तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, मेरे पास क्लब जाने तक की फुर्सत नहीं है। ये कहते हुए अर्नब जैसे एक बार फिर से आगे बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ ईशान जिसे कुछ समझ ही नहीं आया, उसने वापस से अर्नब की तरफ दौड़ लगाते हुए कहा, आहा, इस बात का क्या मतलब हुआ? मैं समझ नहीं पाया। डूड, तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे देते ही नहीं हो। मैंने अपना नाम बताया, फिर तुमने अपना नाम नहीं बताया। फिर मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने कहा घर जा रहा हूँ। जब तुम्हारी वाइफ नहीं है तो इतनी जल्दी जाके क्या करोगे? एंड वैसे भी अभी तो हमें ये प्रोजेक्ट मिला है, इसका सेलिब्रेशन करना बहुत जरूरी है। चलो मैन, सेलिब्रेट करते हैं, क्लब चलते हैं, मेरे साथ चलो मेरे पास। फिर से पहले ईशान कुछ भी बोलता, एक अर्नब ने झल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना मुझे, क्योंकि मेरे पास फुर्सत ही नहीं है कहीं जाने की। और तुम हो कौन, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट की खुशी हो रही है ना, फॉर गॉड डैम इट, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे नहीं चाहिए था इसमें सिलेक्शन। ये कहते हुए अर्नब लिटरली से कि बस्ट आउट हो गया था। इतना कि एक पल के लिए ईशान भी अपनी जगह पर कंप्लीटली स्टैचू हो जाता है। इतना कि वो अपने बैग से जो वो पास निकालने वाला था, वो भी जैसे हवा में ही रह गया। एंड लिटरली ईशान जैसे बस अर्नब की तरफ देखने लगा। वो पूरा कॉरिडोर खाली था एंड वो लोग सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जहाँ अभी अर्नब का गुस्सा फूटा था। एंड ईशान सच में एक ऐसा इंसान है जिसे हाथ से पहले कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की। वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है जहाँ हमेशा से लोगों ने उसे पैम्पर्ड किया है, बहुत ज़्यादा पोलाइटली बिहेव किया है, खुश रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है जब कोई उस पर इस तरीके से चिल्लाया है।
तो ईशान को भी नहीं पता कि उसे किस तरीके से जवाब देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसलिए वो बस ऐसे ही खड़ा रह गया। एंड एक पल के लिए जैसे ही ईशान का वो चेहरा या वो आंखें अर्नव की आंखों से टकराई, अर्नव को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो लिटरली एक इनोसेंट इंसान पर चिल्ला गया जो बस उससे उसकी खैरियत पूछ रहा था। अर्नव ऐसा कब हो गया, आई मीन इतना रूड कब हो गया वो कि वो उसकी भी परवाह ना करे जो उससे सिर्फ पूछ रहा है। आई मीन सीरियसली। अर्नव भी इसलिए जैसे कम्प्लीटली वहाँ पर स्टंट खड़ा हो गया था, लेकिन अगले सेकंड जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने ये गलत किया है, इसीलिए उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों को बंद किया, अपने चेहरे पर जैसे अपने हाथों को फिराया एंड देन वापस से ईशान की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी डूड, आई एम रियली सॉरी, मैं बस स्ट्रेस्ड आउट था इसीलिए मैं तुम पर चिल्ला गया, आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी। देखिए तुम्हें अर्नव रियली में दिखाई दे रहा था कि वो कितना ज़्यादा सॉरी फील कर रहा है अपने उस बिहेवियर के लिए। वही दूसरी तरफ ईशान जैसे बस मुस्कुरा जाता है, क्योंकि मुस्कुराना नहीं तो ईशान को आता था, इसके अलावा उसको कुछ पता ही नहीं था। उसने उसे हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम बस परेशान थे एंड मुझे बुरा नहीं लगा। कभी कभी होता है ना, हम बस गुस्से में होते हैं और चिल्ला जाते हैं, पर मैं समझ सकता हूँ वो गुस्सा मेरे लिए नहीं था, शायद तुम किसी और चीज़ को लेकर परेशान। जैसे ही ईशान ने कहा कि अर्नव जैसे ईशान की तरफ देखा, फिर एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अर्नव ने कहा, क्या कहा तुमने? ईशान ने कहा, ऐसा कुछ खास नहीं, बस मुझे लग रहा है कि तुम किसी और पर गुस्सा हो और तुमने वो गुस्सा मुझ पर उतार दिया। एंड ईशान की ये बात सुनकर एक पल के लिए अर्नव जैसे स्पीचलेस हो जाता है। ये शायद पहली बार था, हाँ शायद पहली बार था जब कोई इंसान उसके वो अल्फाज समझ गया हो जो अर्नव ने कहे ना हो, और वो बात कही हो जो अर्नव सुनना चाहता हो। सही कहा इस लड़के ने, किसी और का गुस्सा किसी और पर। अर्नव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्नव। ईशान ने कहा, सॉरी। अर्नव ने कहा, मेरा नाम अर्नव है, तुमने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया ना, तो मैं बस अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इससे चीज़ें बराबरी की हो जाएंगी आई थिंक। तो मेरा नाम अर्नव है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम ईशान सोलंकी है, क्रिएटिविटी डिपार्टमेंट से। अर्नव ने कहा, मैंने देखा तुम्हें ऑफिस में, आई मीन स्पीच देते हुए, तुमने काफ़ी अच्छी स्पीच दी। ईशान ने कहा, हाँ सच में, तुम्हें ऐसा लगा? बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी थी मैन, सीरियसली तुमने कमाल कर दिया, सब लोग क्लैप कर रहे थे तुम्हारे लिए। एक तो ईशान एक बार फिर से अपने चेयरफुल मूड में आ गया था एंड अर्नव भी जैसे मुस्कुराने लगा। वो दोनों साथ साथ चल रहे थे, पर इस बात लड़ते झगड़ते हुए नहीं, लिटरली नॉर्मल पर्सन की तरह बात करते हुए। एंड अर्नव को भी नहीं पता कि वो क्यों उससे बात कर रहा है, एंड ईशान को भी नहीं पता कि वो अर्नव के साथ क्यों है, पर वो लोग बस बात कर रहे थे। एंड बात करते करते फाइनली वो लोग लिफ्ट में आ गए। ईशान ने कहा, बाय द वे एक बात बताओ, जो मैंने गैस किया क्या वो सही था? ठीक है, तो ईशान अर्नव की तरफ देखने लगा एंड अर्नव ने ग्राउंड बटन प्रेस कर दिया था। लिफ्ट बंद हुई एंड अर्नव ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, कौन सा गैस? ईशान ने कहा, अरे वही गैस, आई मीन तुम स्ट्रेस्ड आउट हो, परेशान हो, सॉर्ट ऑफ ऐसा ही कुछ, आई मीन सब ठीक तो है ना? ठीक है, तो ईशान ने अर्नव की तरफ देखा। एक और सवाल, इस अनजान शख्स से एक और सवाल। अर्नव ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, तो वो सामने मुड़ गया था। ईशान ने कहा, अरे क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है, आई मीन डोंट नो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, पर ये सब बातें छोड़कर मुझे सवाल का जवाब दो ना, तुम ठीक हो ना? ठीक है, तो ईशान ने फिर से अर्नव की तरफ देखा एंड अर्नव ने ईशान की तरफ। अर्नव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ, सांसें ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट में हिस्सा चाहिए था वो मिल गया है और जिसको जो चाहिए था वो भी हासिल हो गया है, तो सब कुछ ठीक ही है। ईशान ने कहा, सच बताऊँ तुम्हारी कॉम्प्लिकेटेड बातें मुझे समझ नहीं आ रही, क्या तुम कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते? अर्नव ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, तो सीधा जवाब ये है कि हाँ सब कुछ ठीक है और मेरी मॉम को इस प्रोजेक्ट में सिलेक्शन चाहिए था जो मुझे मिल गया एंड फाइनली शायद अब मुझे घर पर थोड़ा सुकून मिल सके, तो बस यही है। ठीक है, तो ये अर्नव थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग साउंड कर रहा था एंड ये चीज़ ईशान को थोड़ी सी बॉदरिंग लगी। ईशान ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, डूड तुम्हारे प्रोजेक्ट से तुम्हारी मॉम का क्या कनेक्शन है, मैं समझ नहीं पाया। इस बात पर अर्नव जैसे रुक गया। हाँ, वो भी यही पूछना चाहता है या समझना चाहता है कि उसके प्रोजेक्ट से उसकी मॉम का क्या रिलेशन है, ये कोई स्कूल होमवर्क थोड़ी ही है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो खुद अर्नव के पास नहीं है, इसीलिए उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, काश मुझे पता होता। ईशान ने कहा, मतलब? अर्नव ने कहा, कुछ भी नहीं, हर चीज़ का मतलब नहीं होता, कुछ चीज़ें बस बेमतलब होती हैं, जैसे कि मैं और मेरी लाइफ। एक तो फाइनली लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो दोनों नीचे उतर कर आ गए। ईशान ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड कहा था, पर तुम सच में कॉम्प्लिकेटेड हो, तुम्हारी 5 मिनट की बात में मुझे एक भी बात समझ नहीं आई। खैर
खैर एक चीज़ जो मुझे समझ आई है वो है ब्रेक। ये कहते हुए ईशान रुक गया, वहीं दूसरी तरफ अर्णव भी रुक गया। अर्णव ने कहा क्या मतलब? ईशान ने कहा ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए उन पास को जोर से हिलाया। अर्णव ने कहा अब ये क्या है? ईशान ने कहा अरे ये क्लब के पास हैं, हाँ जी मुझे मिले हैं, एक्सक्लूसिव है एंड तुम यकीन नहीं करोगे ये वन ऑफ द बेस्ट क्लब है, तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ चलोगे? ये कहते हुए ईशान ने अर्णव की तरफ देखा एंड लिटरली अर्णव ने शॉक होकर ईशान की तरफ देखा। उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा क्लब तुम्हारे पास है और मैं तुम्हारे साथ क्लब में चलूँ? क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं इतना कि हम लोग क्लब में जाएं एक दूसरे के साथ? ईशान ने कहा ओ कम ऑन मैन, एक दूसरे को जानने में वक्त लगता है और जब तक वक्त गुजारेंगे नहीं तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे? और अब तो वैसे भी हम लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो एक दूसरे को जानना तो मैंडेटरी बनता है ना। और तुम्हारी जितनी कहानी मैंने सुनी है मुझे ऐसा लग रहा है इसे बहुत बारीकी से सुनना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बात करना ज़रूरी है। तो चलो कम ऑन क्लब चलते हैं, क्योंकि तुम्हें एक ब्रेक की ज़रूरत है, सीरियसली वाले ब्रेक की, वरना तुम बस्ट आउट होते रहोगे और हर कोई इतना ज़्यादा लकी नहीं होगा जो तुम्हारे इतने चिल्लाने पर तुम्हें छोड़ दे। ये कहते हुए ईशान जैसे बस विंक कर देता है एंड वहीं दूसरी तरफ अर्णव जैसे मुस्कुरा जाता है। उसने सर झल्लाते हुए कहा खैर मैंने जैसे कहा मेरे पास टाइम। ईशान ने कहा कम ऑन सीरियसली वापस ये मत शुरू कर देना कि तुम्हें बस टाइम नहीं है, ऑफिस इतनी जल्दी छूट गया है, टाइम ही टाइम है, चलो ना चलते हैं, मज़ा आएगा एंड वैसे भी एक्सक्लूसिव पास है, हर किसी को नहीं मिलते, मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, चलो ना मेरे साथ। ये कहते हुए ईशान जैसे जिद करने लगा एंड अर्णव जैसे इस लड़के की तरफ देखने लगा। इसे क्या ही परवाह है, वो क्यों ले जाना चाहता है अर्णव को? हाथ से पहले किसी इंसान ने कभी उससे इतनी जिद नहीं की, उसके खुद के दोस्त ने भी नहीं, और ये इंसान आज ही मिला है और आज ही इतना हक जता रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों अर्णव के मन में क्या आया, ईशान की आंखें थी या उसकी बातें या फिर उसके हाथ में झूमता हुआ वो क्लब का टिकट। अर्णव सच में एक ब्रेक तो चाहता है, इसीलिए बिना सोचे समझे ही उसने इसे ईशान को हाँ कर दिया। लिटरली वो खुद भी नहीं जानता उसने क्यों हाँ करा, पर वो और ईशान अब सच में क्लब जा रहे थे। क्लब कितने लंबे वक्त के बाद अर्णव कहीं जा रहा है ऐसी जगह, अर्णव को खुद भी नहीं पता, पर डैम वो क्लब के सामने था और एक बार फिर से एक्साइटेडली ईशान उसके बगल में जो अपनी बाइक पार्क कर कर वहाँ आया था। ईशान ने अर्णव की तरफ देखते हुए कहा क्या चलें? एंड हाँ मैन प्लीज़ अपना कोट उतार दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता वहाँ तुम्हें कोई अंकल कहकर पुकारे, एंड वी आर सेम एज एंड थोड़े से कूल लगो यार, जैसे कि मैं लग रहा हूँ। तो ईशान ने अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया जो ऑब्वियस ही बात थी खुली हुई थी एंड लिटरली देखने में वो काफ़ी फ्री बर्ड लग रहा था। एंड वही दूसरी तरफ अर्णव ने अपने कपड़ों को देखा, 3 पीस सूट पहना हुआ, वो सच में बहुत सफोकेटिंग फील कर रहा था। फिर कुछ सोच कर उसने अपना कोट रेली में उतार दिया, अपने कफलिंग्स को भी हल्का सा खोला, अपनी शर्ट की स्लीव्स को रोल कर ऊपर किया, अपने कोट को अपनी कार में पटकाया एंड देन उसने ईशान की तरफ देखते हुए कहा क्या अब मैं एक्सेप्टेबल हूँ? डेफिनेटली, कौन नहीं कहेगा इस गॉर्जियस मैन को एक्सेप्टेबल। ब्लैक पैंट, ग्रे शर्ट और ऊपर से इस तरीके से रोल अप हुई और उसकी वो ग्रे आंखें जो शायद उसकी शर्ट से थोड़ी थोड़ी मैच कर रही हैं। एक पल के लिए ईशान जैसे खो गया था। तभी अर्णव ने कहा क्या अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? चलो अंदर चलते हैं एंड मुझे घर भी लौटना है, प्रोजेक्ट पर भी काम करना है। एक तो अर्णव अपनी बोलते बोलते आगे बढ़ गया था एंड वही दूसरी तरफ ईशान जैसे अपना सर झटक कर अर्णव के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। ये इंसान सच में इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, एंड ईशान को मज़ा आने वाला है। इंटरेस्टिंग, तो लगता है ईशान को उसका इंटरेस्ट या कहा जाए सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ मिल चुका है, तो इसीलिए वो अभी तो अर्णव के पीछे है। देखते हैं आगे ये सब कुछ कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको आपका इंटरेस्ट मिला या नहीं, मतलब ये पार्ट पसंद आया या नहीं। खैर अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मैं बहुत कुछ देखना है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं एंड डेफिनेटली ये दोनों जिस तरीके से टकराए हैं तो बहुत कुछ होना तो अभी बाकी है। एंड ऑफ कोर्स ये सब कुछ जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट में वापस यहाँ आना होगा, क्योंकि अभी अभी तो कहानी शुरू हुई है, कहानी को मकाम तक भी तो हमें ले जाना है और वो हम ले जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप अपने ओपिनियन, अपनी राय और आज के फर्स्ट पार्ट को लेकर आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आए ये डेफिनेटली बताना मत भूलिएगा। और अर्णव और ईशान के नेक्स्ट पार्ट के लिए, उनकी रोमांटिक लाइफ या फिर कहा जाए एक सॉर्ट ऑफ जर्नी के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं, ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइम पर, यहीं ब्लिस ऑफ टेल विद आत्रे और कहीं नहीं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और वापस यहाँ पर आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अलविदा, बाय बाय।